गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब हम शुरू करेंगे आज का सेशन और आज के हमारे प्राइम एजेंडाज होंगे। जीडीपी ग्रोथ नंबर्स आ गए हैं, उससे रिलेटेड कुछ एक पीवाईक्यूज भी हमने ऐड किए हैं। प्लास्टिक ट्रीटी जो है वो हम नेगोशिएट कर रहे हैं, उसको लेके डिसएग्रीमेंट्स है, वो क्या डिसएग्रीमेंट्स है उनको देखा जाएगा। इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, माइनॉरिटीज के ऊपर काफी अटैक हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, तो उन एस्पेक्ट्स को देखेंगे। साइक्लोन फेंगल जो है वो अभी हमारे ईस्ट कोस्ट को टच करने वाला है, और जीएसटी से रिलेटेड अरविंद सुब्रमण्यम का जो है वो एक इंटरव्यू यहाँ पे आया है। सो इन एस्पेक्ट्स को हम लोग आज के अखबार में डिटेल में कवर करने वाले हैं। नाउ अदर देन दैट अगर आप बात करें तो इस पूरे पेपर को कवर किया जाएगा। सो आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए, तो फर्स्ट न्यूज जो है, जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5.4% रही है इस क्वार्टर में। ओके, और क्वार्टर टू की बात हो रही है, दैट इज द लोवेस्ट जो पिछले 7 क्वार्टर्स का रिजल्ट आया है। अब देखो, स्लो हुआ है सिस्टम, क्यों हुआ है स्लो? एक आपको समझना पड़ेगा, ये सिर्फ डोमेस्टिक प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है आज की डेट के अंदर। यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है वैसा एनवायरनमेंट चल रहा है। साथ साथ इसराइल और पैलेस्टीन में भी प्रॉब्लम चल रही है। सिर्फ उतना ही नहीं है, अभी तक ये नहीं पता कि ईरान का क्या होने वाला है। ठीक है, तो हम इस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। काफी टफ ये एनवायरनमेंट है। हमें ये भी पता है कि यूरोपियन इकोनॉमी वो भी स्ट्रगल कर रही है, क्लियर। और यूएस इकोनॉमी के अंदर भी काफी जो है वो अभी टफ टाइम सब चल रहा है। तो ऐसे के अंदर इंडिया के ऊपर भी ये इम्पैक्ट आएगा, बट स्टिल जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फोरकास्ट है वो है 7.2%, जो कि शायद पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और बेहतरीन रहने वाला है। अब अगर आप इस चीज को देखेंगे कि भी जीडीपी नंबर से रिलेटेड क्या हम कर सकते हैं, तो पहले आप ये पीवाईक्यू देखिए। प्रीलिम्स 2021 का ये सवाल है, तो इसके अंदर मेजर जो चीज पूछी गई है, उन्होंने कहा है कि भाई अब ऐसे में इकोनॉमिक रिसेशन अगर आता है, इकोनॉमी स्लो होती है, तो क्या चीज किया जाना चाहिए, जो हमारे यहाँ पे स्टेप्स हम लेंगे, हम किस टाइप का स्टेप लेंगे। तो ये चीज पूछिए। अब देखिए, ये कहेंगे कि कट इन टैक्स रेट्स अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ओके, तो अगर आप इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हो तो इससे तो लोन आपके कॉस्टली हो जाएंगे। क्लियर। अब आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी नहीं चल रही है, क्या आप ये नहीं चाहते कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़े? सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं देखे, लोन अगर कॉस्टली हो गए तो लोगों की स्पेंडिंग पावर पे भी इसका असर पड़ता है। सब लोग घर बनाते हैं, कार लेते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स जा रही होती हैं, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट तो उस पर आएगा। जब हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो फिर डिमांड कैसे पुट हम लोग निकाल पाएंगे? तो ये एक सवाल है, इसीलिए जो है ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे डिमांड क्रिएट करेगी, ये मतलब है इसका। सी ऑप्शन पे आते हैं, इन्होंने कहा कि टैक्स रेट्स को इंक्रीज करो, टैक्स बढ़ाओगे तो वैसे ही इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होगा। और डी ऑप्शन को अगर आप देखें, ये कह रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, मतलब सरकार इकोनॉमी में पैसा जितना डाल रही है उसको भी बाहर खींच लेगी, तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में जो आपका बी आंसर है, ताकि पब्लिक प्रोजेक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट जो है वो पैसा खर्च करेगी और डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, और उससे जो है हम इस रिसेशन को डील कर पाएंगे। अगर आप ग्रेट डिप्रेशन की बात करें, ओके, सो ग्रेट डिप्रेशन का जो फिनोमिना है ये आप हमने देखने को मिला था 1929 के अंदर। तो उसके बाद एक न्यू डील लाई गई थी, यूएस लेके आया था ये न्यू डील। वो प्राइमरीली थी क्या? वो प्राइमरीली यही थी कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर पब्लिक स्पेंडिंग को इंक्रीज करना। क्लियर। तो सरकार ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उस समय पे, और आज भी जो है वैसा ही हम कर सकते हैं। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। तो प्लास्टिक ट्रीटी के ऊपर तो बातचीत चल ही रही है, ठीक है। और अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया है। तो अभी तक कोई कंक्लूजन क्यों नहीं आया है? कुछ चीजों को लेके हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं। पहली चीज जिसको लेके अभी तक हमारे पास कोई एग्रीमेंट नहीं है वो है डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक। क्लियर, कि भाई किस पर्टिकुलर मटेरियल को आप प्लास्टिक मानेंगे, क्योंकि प्लास्टिक के मल्टीपल यूज है, सिर्फ पैकेजिंग के अंदर ही इसका यूज नहीं हो रहा, बाकी जगहों पे भी इसका यूज होता है। किस चीज को आप प्लास्टिक मानेंगे उसको लेके अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। देन प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन।
ओके, कि भी किस चीज को प्लास्टिक पोल्यूशन माना जाए। तो हर चीज प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं हो सकती है, तो ये सवाल है। एंड देन तीसरा जो मेजर कंसर्न है वो है केमिकल्स ऑफ कंसर्न। ठीक, कि किन केमिकल्स को हार्मफुल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि सभी प्लास्टिक्स हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, कुछ ही प्लास्टिक्स हमारे लिए नुकसानदायक है। इन सब चीजों के साथ साथ जो पॉइंट इंडिया ने रेज किया, इंडिया ने एक पॉइंट रेज किया। इंडिया कहता है कि प्लास्टिक्स हम बंद तो कर देंगे कि ऑल्टरनेटिव, लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा। आप पहले ऑल्टरनेटिव पे क्लैरिटी दीजिए, देन वी कैन थिंक अबाउट इट। और अभी इंडिया जो है वो रेडी नहीं है। किस चीज के लिए रेडी नहीं है? फॉर बाइंडिंग ट्रीटी। क्लियर, कि आप हम पे कंपल्सरीली ऐड मत करो। हम डोमेस्टिकली अपने लेवल पे एफर्ट कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर हमने प्लास्टिक वगैरह को बैन भी किया है, तो हम सब जानते हैं बातें। हमारे लेवल पे एफर्ट तो चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पे कोई भी चीज थोप दोगे। तो उस चीज को लेके इंडिया रेडी नहीं है, और ये डिस्कशन जो है उस हमारे साउथ कोरिया के बुसान में चल रही है। क्लियर। तो ये ओवरऑल हमें डिबेट मालूम होनी चाहिए कि किन पॉइंट्स के राउंड चीजें बढ़ रही हैं आगे। अभी तक इसको लेके कोई कंक्लूजन नहीं आया है। अब देखिए, अब ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे, तो ये 2023 का सवाल है प्रीलिम्स का। अब क्या कहता है कि भी इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ओके, ये किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है? तो ये इस तरीके के सवाल पूछता है यूपीएससी। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे आईयूसीएन को बिलोंग करता है। क्लियर, तो ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि ये ग्लोबल इन्वेजिव स्पीशीज का डेटाबेस मेंटेन करके रखता है, आईयूसीएन के साथ मिलकर काम करता है। और इस डेटाबेस से हमें जानकारी मिलती है कि कौन सी स्पीशीज इन्वेजिव है, कहाँ कहाँ पे है, ताकि आप उसको लेके कंट्रोल अपने हिसाब से प्लान कर सको। तो ये एक अच्छी आइडिया है पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर आपकी इन्वेजिव स्पीशीज आती हैं, तो उससे जो नेटिव वहाँ की ओरिजिनल स्पीशीज हैं वो उनके साथ कंपटीशन में आ जाती हैं, और इन्वेजिव स्पीशीज को जो है मतलब नेटिव स्पीशीज को काफी डैमेज होता है, ऐसा देखने को मिला है। क्लियर, तो ये हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, सांभल में सुप्रीम कोर्ट ने अथॉरिटीज को ऑर्डर दिया है कि आप न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि एक चीज हमने देखी है, ऐसे कॉम्युनल मामले में आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी वो बायस हो जाता है। क्लियर, तो ये चीज हमने पहले भी देखी है, ठीक है ना, कॉम्युनल राइट्स वगैरह जब भी होते हैं। अब एकदम से न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है, और यही ब्यूरोक्रेसी से एक्सपेक्टेड भी है। क्लियर, न्यूट्रलिटी की वैल्यू, कि पॉलिटिकली न्यूट्रल होना, ये ब्यूरोक्रेट से रिस्पेक्टेड होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, और कॉन्स्टिट्यूशन आपको न्यूट्रलिटी करने को कह रहा है। तो इसको लेके क्लैरिटी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है। अब बात करते हैं, बांग्लादेश एंट्रीम गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो इंडिया ने क्लैरिटी के साथ उनको बोला है कि भाई आप इस चीज को देखेंगे। अब देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये खतरा क्यों हुआ। ये ट्रेंड काफी सालों से चल रहा है, और रेडिकलाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर बड़ा है। ठीक, और रेडिकलाइजेशन जो है हमने बांग्लादेश में भी देखने को मिला था। अब ऐसे में जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, शी वॉज नोन टू बी सेकुलर, वो बहुत सेकुलर सरकार चलाती थी, और एक तरीके से शी यूज टू मेंटेन गुड इक्वेशन विद इंडिया। क्लियर, अब वो चीज मिसिंग है, तो इसीलिए ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। इसका इम्पैक्ट हम पे डेफिनेटली होगा। क्लियर, अगर मैं बात करूं 1971 की, तो वी हैड करोड्स ऑफ रेफ्यूजीज। ठीक, तो ऐसे में अगर आप बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश के अंदर अगर आप हिंदू पॉपुलेशन को देखेंगे, तो हिंदूज आर 1.8% ऑफ बांग्लादेश पॉपुलेशन, और वो बनता है 1.38 करोड़, तो बहुत बड़ा नंबर है। क्लियर, अब ऐसे में अगर ऐसा कोई क्राइसिस आपके लिए दोबारा बन जाता है, तो ये हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो हमें यहाँ पे सोचनी है और समझनी है। क्लियर, अब बात करेंगे, देखिए सवाल यूपीएससी ने मेंस 2013 में किया था कि क्रिटिकली एग्जामिन द कंपल्शंस which prompted India to play decisive role in emergence of बांग्लादेश। तो ये लिबरेशन वॉर की बात चल रहा है 1971 से पहले। आपको कुछ हालात मालूम होने चाहिए कि भाई बांग्लादेश एग्जैक्टली क्या था। तो ये आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं,
तो ये वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। क्लियर? तो ये एक तरीके से अगर मैं स्ट्रेटेजिकली सोचूं तो हमारे लिए टू फ्रंट सिचुएशन थी उस टाइम पे कि दोनों तरफ पाकिस्तान था आपके साथ और एक साइड चाइना डेफिनेटली था, तो बहुत बड़ी सरदर्दी होती। 1971 के अंदर कंपल्शंस देखो, एक ये कंपल्शन है कि हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था कि हमें एक तरफ से पाकिस्तान के थ्रेट को हटाना है। क्लियर? एक ये पॉइंट ऐड कर लिया आपने। दूसरा अगर आप ऐड करोगे तो जैसा मैंने बताया, रेफ्यूजी क्राइसिस, क्लियर, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये बांग्लादेश में चल रहा था। हिंदूज जो है, हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर वहां पे बहुत अटैक हो रहे थे। सिर्फ उतना ही नहीं, रेप्स, ओके, ये सब पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी। तो इस टाइप की सिचुएशन बनी और पाकिस्तानी आर्मी को ये सब क्यों करना पड़ा? बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल क्राइसिस दैट एमर्ज्ड। क्लियर? पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों बना था ये बांग्लादेश के अंदर, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे 1970s के इलेक्शन की अगर हम बात करें, बांग्लादेश की बात हो रही है ये, क्लियर, 1970 का समय है और उस इलेक्शन के अंदर शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ये शेख हसीना के फादर है, तो शेख रहमान जो है, इनको मेजोरिटी मिल जाती है और आइडियली अगर आप बात करें तो ही शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ओके, तो इनको बांग्लादेश का पीएम बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी और वहां के पॉलिटिशियंस ये चीज नहीं चाहते थे। क्लियर? एंड दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट कि भाई ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग अपना इंडिपेंडेंस डिमांड करने लगे। तो ये उस टाइप के सिनेरियो को हम वहां पे फेस कर रहे थे और ये कंपल्शंस थी, तो हमें तो हेल्प करनी ही थी, चाहे आप ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, चाहे आपके डोमेस्टिक इम्पैक्ट के ऊपर चीजें आ रही हैं तो भी सोचिए आप। क्लियर? और इतना ही नहीं था, देखिए उस टाइम पे इंडिया के अंदर भी फूड सिक्योरिटी का इशू चल रहा था। तो एक तरफ हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का इशू चल रहा है और 2 करोड़ रिफ्यूजीज, ठीक है ना, नंबर काफी बड़ा था, 2 करोड़ के अराउंड रेफ्यूजीज इंडिया में आ जाते हैं। तो आपका पॉपुलेशन अभी खुद आप अपने लोगों को संभाल रहे हो और एडिशनल बर्डन आ जाता है, तो ये सब मेजर पॉइंट्स थे एंड वी हैड टू इंटरवीन। तो इन रीजंस की वजह से हमने इंटरवीन किया। हमने पहले इंटरनेशनली एक माहौल बनाया कि इंडिया बिल्कुल वैलिड रीजन के लिए जा रहा है एंड इट वाज अ वैलिड रीजन, बिल्कुल सही बात भी थी। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट इज, वी पार्टिसिपेटेड इनटू दैट एंड वी हेल्प बांग्लादेशीज टू हैव देयर नेशन। तो ये पूरी कहानी थी। अब देखिए प्रीलिम्स का ये सवाल। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड अगर आप कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2018 से पहले अगर प्री की बात करेंगे, इंडिया वाज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। ठीक, इंडिया के साथ बांग्लादेश सबसे ज्यादा ट्रेड करता था। तो फिर बाद में ऐसा क्या हुआ? तो प्रेजेंटली अगर आप बात करेंगे तो इट इज चाइना जो बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। क्लियर? तो एक तरीके से हमने खुद ही लूज कर दिया। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू सी हियर। इसको दोबारा रिवाइव आपको करना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। अब बात करते हैं कि द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन लास्ट डिकेड। अब श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो आपका ट्रेड कंसिस्टेंटली कैसे बढ़ सकता है? तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं। तो उस टाइम पे भी क्राइसिस सिचुएशन टाइप चल रही थी, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपके प्रीलिम्स 2020 का सवाल है वैसे। ओके, तो ये बी इसका सही आंसर होगा। आप लॉजिक्स लगा के भी अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइक्लोन के बारे में देखिए, ये बोर्ड्स लगी हुई हैं, ओके, और साइक्लोन आने वाला है, तो उससे रिलेटेड बात है। आगे जाके न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी इसके वो लेके आया है, तो सीधा उसी पे चलेंगे। साइक्लोन को डिस्कस करते हैं। साइक्लोन आ गया, पुडुचेरी में पहुंचने वाला है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन
ठीक है, बन रहा है। अब यहाँ पे मेंस 2013 में एक सवाल यूपीएससी ने पूछा था कि भाई नेम्स कैसे डिसाइड होते हैं साइक्लोन के। जैसे ये साइक्लोन का नाम रखा गया फैंगल, इससे पहले भी साइक्लोन आ रहे थे, तो नाम कैसे डिसाइड होते हैं, तो हम उन बातों को समझते हैं। देखिए, नाम होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखना है। आप वेदर फोरकास्ट करने वाले हो, क्लियर, वेदर फोरकास्ट जो लोग करते हैं उनको लेके उनको बीच में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि नेमिंग बिल्कुल कंफ्यूजिंग ना हो। फर्स्ट पॉइंट हियर। दूसरा कि आपके यहाँ पे मल्टीपल स्टॉर्म्स आएंगे। अब जैसे मैंने बताया कि इससे पहले भी एक आया था, अब मल्टीपल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना हो क्योंकि एरिया ऑफ इम्पैक्ट तो अलग होता है ना सबका, क्लियर। तो ये जरूरी चीज थी एंड बिकॉज ऑफ दैट ये सिस्टम निकाला गया कि हम इन साइक्लोन्स का नाम देंगे। स्टार्टिंग के अंदर ये प्रैक्टिस 1945 में शुरू होती है, ये मॉडर्न प्रैक्टिस जो आज आपको देखने को मिल रही है, क्लियर। और बाकी ये सारे स्टार्टिंग पैसिफिक में था, बाकी इसको एक्सटेंड किया गया इंडियन ओशन में 2004 के बाद ये नाम देने लगे। अब अगर आप अर्ली प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन मीटेरोलॉजिस्ट क्लेमेंट रेज वो तब से ही नाम देते गए हैं। ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने नाम नेमिंग जो है वो की थी। इनिशियली नाम पॉलिटिशियंस, माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स, सेंट्स, प्लेस नेम्स, उन सब के अराउंड नाम दिए जाते थे। ये पुराना टाइम, अर्ली टाइम की बात हो रही है, क्लियर, 1945 से पहले की। आज की डेट की बात करेंगे तो अब क्या है, हर एक रीजन की एक प्री डिटर्मिन्ड लिस्ट है, ठीक है। क्राइटेरिया कैसे है, असाइंड व्हेन विंड स्पीड इंक्रीजेस 65 किलोमीटर पर आवर, उसको साइक्लोन माना ही तब जाएगा जब जो है वो विंड की स्पीड 65 किलोमीटर से ज्यादा हो, जिसमें अदरवाइज वो एक नॉर्मल स्टॉर्म की तरह है, क्लियर। जो वेस्टर्न पैसिफिक नेम्स है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन के हिसाब से चलता है, सदर्न हेमिस्फेयर रिक्वायर सिग्निफिकेंट ग्लेस फोर्स विंड्स वगैरह ये सब चलता रहता है, ये क्राइटेरिया इन्होंने ऐड किए हुए हैं। नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करेंगे तो जो रीजनल नेमिंग है दैट इज मैनेज्ड बाय इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और नाम्स नेम्स जो है वो डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग सजेस्ट करते हैं, क्लियर। सो देर आर डिफरेंट नेम्स दैट आर ऑलरेडी देयर इन द लिस्ट, और ये एक तरीके से साइक्लिकल चलता है, एक साइक्लिकल वे में चलता है कि किसी टाइम पे बांग्लादेश ने जो नाम सजेस्ट किया होगा वो चूज कर लिया, फिर इंडिया ने जो नाम सेट किया वो हमने चूज कर लिया, श्रीलंका वाला चूज कर लिया, इस तरीके से चलता है काम। तो जैसे आप देखिए कि फैलन करके है, ये नेम थाईलैंड ने सजेस्ट किया था, हेलेन जो है वो बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था, तो ये उस समय के इस साइक्लिकल प्रोसेस के थ्रू चलता है। ये लिस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है, क्लियर। और इट्स द राइट प्रैक्टिस, एक आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से साइक्लोन को डिफाइन भी कर पाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इज, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा चलेंगे। ओके, तो देखिए, यूपी गवर्नर सेट्स अप 3 मेंबर जुडिशियल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट संभल वायलेंस। इट वाज अ गुड थिंग, ठीक है, ये जरूरी है। दूसरा आपको समझना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भी पीस मेंटेन करके रखो, लोगों को भी कहा है कि अभी सब कुछ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स लेट द कोर्ट डिसाइड अबाउट इट, ओके, दैट इज व्हाट द आइडिया इज। तो चीजें ओवर द टाइम ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अब ये एक तरीके से ग्राउंड अप्रोप्रिएट है कि हमें सोचना चाहिए मणिपुर के बारे में भी, तो वहां पे भी अब शायद प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, नहीं होगा तो एटलीस्ट लीडरशिप को तो चेंज करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट एक्सपर्ट्स आर सजेस्टिंग, बिना उसके तो बात बन नहीं रही है, क्लियर। लिबरल आर्ट्स डिग्री इज वर्थ मच मोर देन रियलाइज, ओके। तो नॉर्मली क्या होता है कि जॉब्स वगैरह ढूंढने में दिक्कत आती है ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ग्रेजुएट्स को, ओके, ये ट्रेंड हमने देखा है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, कॉरपोरेट्स के अंदर आजकल कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर भी काम चल रहा है, क्लियर। कस्टमर सोशल जो एस्पेक्ट है, तो उसको लेके भी अब लोग, कॉरपोरेट जो है वो स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजी को दे विल कीप इन माइंड एंड अकॉर्डिंगली दे टेक द कॉल। तो वहां पे एक तरीके से ह्यूमैनिटीज के लोगों की अब जरूरत जो है वो इंक्रीज हो गई है, क्लियर।
तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जॉब्स नहीं होती हैं। इंडिया के अंदर अभी तक वैसा नहीं है, बट स्टिल यूएस के अंदर हमने देखा है वहां पे स्टिल जॉब्स आर देयर, मतलब पीपल विद ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड दे आर इन डिमांड। चलिए, तो इंडिया नीड्स टू शेयर कॉन्ट्रासेप्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है यहाँ पे। अब हमने पॉपुलेशन कंट्रोल शुरू किया था 1952 में, रादर वी वर द फर्स्ट कंट्री, ओके, फर्स्ट टू हैव अ पॉलिसी टू पॉपुलेशन कंट्रोल। तो काफी सराहना थी उस समय पे, लेकिन अभी तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द बिहेवियर। ठीक, ये ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, प्लस द चॉइसेस दैट आर टू बी मेड अवेलेबल टू द पीपल। ओके, कपल्स हैं, अब उनको चॉइसेस अगर अवेलेबल होंगी, डेफिनेटली पॉपुलेशन कंट्रोल होगा। और पॉपुलेशन कंट्रोल में एजुकेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, स्पेसिफिकली वुमेन, ठीक, प्लस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये दो फैक्टर्स अगर आप एड्रेस कर लेंगे, काफी हद तक पॉपुलेशन आराम से कंट्रोल हो जाती है। एंड पॉपुलेशन कंट्रोल ऑर्गेनिक होना चाहिए, कंपल्शन के साथ नहीं होना चाहिए। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की, क्लियर, और उसका नुकसान चाइना को होने लगा, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन अब ओल्ड हो गई है, दे डोंट हैव अ यंग पॉपुलेशन, तो वर्किंग पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे इम्पैक्ट होती है। ऐसे में आज की बात करें, अगर आप मेल स्टरलाइजेशन देखें, इट इज जस्ट 0.3% कंपेयर टू 37.9% ऑफ फीमेल। अब फीमेल स्टरलाइजेशन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है, ठीक है ना। तो मेल स्टरलाइजेशन क्यों नहीं करवाते हैं? ओके, ये कॉम्प्लेक्स भी होता है, वुमेन की हेल्थ को भी खतरा हो सकता है। मेल क्यों नहीं कराते? बिकॉज मेल इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेड विनर, की कमजोरी आ जाएगी। तो ये सब मिथ है, कल्चरल सोशल बैरियर्स है, ठीक है। तो ये स्टरलाइजेशन कराना एक तरीके से वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने डाल दी है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, कभी फैमिली अपोज करती है, मेल ईगो बीच में आ जाती है, क्लियर, अवेयरनेस और नॉलेज गैप्स हैं, कैश इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट लेकिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, ठीक। देन यू हैव शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इन सब चीजों के बीच में छत्तीसगढ़ के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, ओके, कि जिस ऑपरेशन के दौरान समवेयर अराउंड 9 वुमेन दे डाइड, इन्फेक्शन हो गया था। तो इसलिए ये ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की बहुत जरूरत है, अदरवाइज पीपल आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट। नाउ अदर देन ऑल दीज थिंग्स, एजुकेशन तो आपको करना ही करना है, यू हैव टू प्रोवाइड देम विद द कॉन्ट्रासेप्शन, ओके, ये चॉइसेस देना बहुत जरूरी है, और इसको अफोर्डेबल आपको बनाना पड़ेगा। देन ओनली वी विल बी एबल टू, यू कैन से, कंट्रोल आवर पॉपुलेशन। और इसको आपको जो है स्टेट स्पेसिफिक एफर्ट होना चाहिए, क्लियर, बिकॉज इंडिया के अंदर वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं चल सकता। नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो अभी भी पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहे हैं, हमने देखा है कैसे जो है फर्टिलिटी रेट साउथ के स्टेट्स में काफी कंट्रोल में आ गई है, ठीक है ना। तो साउथ के अंदर तो ऑलरेडी पॉपुलेशन जो है वो काफी अच्छे से कंट्रोल में है, एंड नॉर्दर्न स्टेट्स दे आर स्टिल, यू कैन से, स्ट्रगलिंग। तो उसके ऊपर हमें स्टेट स्पेसिफिक एफर्ट यहाँ पे डालने की जरूरत है, क्लियर। एंड बेस्ट पार्ट इज दिस, यू हैव टू मेक थिंग्स एक्सेप्टेबल टू पीपल। लोग खुद ब खुद अगर एक्सेप्ट करने लगेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, और उसके लिए आपको एजुकेट करना जो है ये एक मस्ट चीज है, बिना उसके आप नहीं कर सकते इसको, क्लियर। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड। अब बात आगे चलती है, तो नेक्स्ट जो है अरविंद सुब्रमण्यन, ये साहब हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, ठीक। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उनका एक इंटरव्यू आया है यहाँ पे, जीएसटी को लेके इन्होंने कुछ बातों को हाईलाइट किया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम क्यों लेके आए थे? वी ब्रॉट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑन द आइडिया ऑफ वन नेशन वन टैक्स, ठीक। और एक अच्छा ये स्टेप था, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे से लागू किया था। हमने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया से हम प्रेरित होकर इसको लेके आते हैं, बट उतने अच्छे से हम कर नहीं पाए, एंड दिस इज व्हाट ही इज हाईलाइटिंग। ही इज सेइंग दैट कि भी ये जीएसटी का सिस्टम ये फ्रेश टैक्स टेररिज्म लेके आ रहा है। आप चाहते थे कि चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए, बट इंस्टेड ऑफ दैट अभी भी कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन्ड है, एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू एड्रेस दैट कॉम्प्लेक्सिटी। ये चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं।
तो देखिए ये जीएसटी आप लेके क्यों आए थे, ये मेंस 2013 का सवाल है। तो आपके पहले मल्टीपल टैक्सेस होते थे, ठीक, स्टेट लेवल पे अलग अलग टैक्स थे, सेंटर के टैक्स अलग थे। नॉट जस्ट दैट, स्टेट लेवल पे हॉरिजॉन्टल वेरिएशन भी था कि भाई आप हरियाणा के अंदर टैक्स अलग था, पंजाब में टैक्स अलग था। तो ये इस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी चलती थी। ऐसे में इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए एक सिंगल अरेंजमेंट हम लेके आते हैं जिसको हम जीएसटी कहते हैं। इंडिया के अंदर जो जीएसटी का मॉडल आया उसमें प्रॉब्लम क्या था, अभी भी मल्टीपल टैक्स ही थे हमारे यहाँ पे, क्लियर। हम दो लेवल पे टैक्स लगा रहे हैं, एक सेंट्रल जीएसटी बना रहे हैं, दूसरा स्टेट जीएसटी लगा रहे हैं। और जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है भी उस पे आप इंटीग्रेटेड जीएसटी लगा रहे हो। तो अभी भी सिंगल टैक्स तो ना हुआ ना, ये सवाल है। दूसरा सवाल इसके अंदर ये बनता है कि टैक्स रेट, ओके, नाउ वी शुड हैव अ सिंगल टैक्स रेट, एक टैक्स रेट होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव मल्टीपल टैक्स रेट। आज आपके पास मल्टीपल टैक्स रेट्स हैं, हाउ कैन यू कंटिन्यू विद दैट। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है कि इन मल्टीपल टैक्स रेट्स के अलावा एग्जेम्पशंस बहुत सारी दे रखी हैं। तो ये जो जीएसटी काउंसिल आपकी बॉडी बनी है, उससे उम्मीद थी कि वो मल्टीपल एरियाज कंसिडर करेगी कि किन न्यू एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए जिस पे टैक्स लगाया जाए, क्लियर। अब वो करने की बजाय जीएसटी जो है वो एग्जेम्पशंस लगाने का काम कर रही है। ये चीज गड़बड़ चल रही है, उस चीज को इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो अभी देर इज अ स्कोप फॉर रिफॉर्म, काफी अच्छा हम लोग इसको रिफॉर्म कर सकते हैं इफ वी ट्रूली वांट कि जीएसटी इज अ सक्सेसफुल मॉडल। हालांकि इसके बेनिफिट्स हमें जरूर हुए हैं, विदाउट अ डाउट अबाउट इट, क्लियर, बट स्टिल लॉट कैन बी डन। एटलीस्ट ऑस्ट्रेलियन मॉडल अगर आप लगाना चाहते हैं तो पूरा लगाओ, दिस इज द आइडिया। सो that is something that we have here, okay. Now Hezbollah chief says group scored a divine victory in war against Israel, okay. So they were able to force Israelis to, you can say, stop the war. अब इसराइल के लिए प्रॉब्लम क्या है कि हिजबुल्ला के साथ जब भी वो लड़े हैं वो डिजास्टर्स ही रहा है। हिजबुल्ला इज अ बेटर ट्रेन्ड फोर्स देन हमास, ओके। तो काफी ये इसका सही इम्पैक्ट है। लेकिन उसका हमने एक चीज देखा था कि यहाँ से सीरिया के अंदर भी अब क्राइसिस जो है वो बढ़ा है। तो ये पूरा एरिया अनस्टेबल हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है और वो एक्सपैंड हो रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। दैट इज व्हाट अ बिग चैलेंज इज फॉर द होल वर्ल्ड, क्लियर। सो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है यहाँ पे, एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे, ओके। सो आप इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।